नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें उत्तराखंड के रहने वाले जुल्फ़िकार अली जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये खंडहर अपने आप में बहुत से राज छुपाए हुए है। जो रात के वक्त इनमें गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं इन खंडहरों में जिनों का बसेरा है। अरमान ने लोगों से सुनी बातों के आधार पर कबीर को बताया। पागल है क्या, जिन विन नहीं होते। कबीर ने सर हिलाकर कहा, नहीं यार, होते हैं। मेरी दादी भी बताती है। पता है, खुदा ने उन्हें आग से बनाया है और इंसानों को मिट्टी से। अरमान ने जोर देकर कहा, कुछ भी यार, मैं नहीं मानता इन बातों को। कबीर ने इनकार किया। ना मान, तेरे मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अभी पाला नहीं पड़ा है ना तेरा, जिस दिन पड़ेगा पता चल जाएगा। अरमान ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम आज ही इस खंडहर में जाएंगे और देखना वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तेरे सर से भी ये जिन्नों का भूत उतर जाएगा। कबीर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पागल है क्या, तुझे जाना है तो जा। अरमान ने हैरत से कबीर को देखते हुए कहा। लेकिन कबीर कहाँ मानने वाला था। वो जबरदस्ती अरमान को मनाकर उस खंडहर की ओर चल दिया। अरमान उसे बार बार मना कर रहा था, मगर कबीर ने दोस्ती की कसम जो दी थी। खैर, खेतों को पार करके वे खंडहर के करीब पहुंच गए। शाम का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को अपनी आगोश में लेता जा रहा था। ये दोनों रोज शाम को खेतों की ओर टहलने आते थे। आज भी आए थे। तभी इन्हें खेतों के पास ऊंचे टीले पर मौजूद बहुत पुराने खंडहर को लेकर बहस छिड़ गई। खंडहर कब बना था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। खंडहर क्या, बस टूटी फूटी दीवारें थी और उन दीवारों के बारे में फैली अफवाहें थी। खैर, वो दोनों अब खंडहर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अरमान ने एक बार और कबीर को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाला था। कबीर उसे लेकर अंदर पहुंच गया। वहां सिर्फ दीवारें थी, कहीं कहीं पुरानी ईंटों के ढेर थे। अंदर जाके लग रहा था कि कभी ये आलीशान मकान या हवेली रही होगी। बीच बीच में पिलर खड़े थे जिन पर नक्काशियां हो रखी थी। हालांकि वक्त ने उन नक्काशियों को भी तोड़ फोड़ रखा था। खैर, वो चलते रहे। अरमान का दिल जोर से धड़क रहा था और उस घड़ी को पछता रहा था जब कबीर को खंडहर के बारे में बताया था। ना ही वो बताता, ना वो यहाँ होते। उन खंडहरों में अभी तक उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जैसे उन्होंने अफवाहों में सुनी हुई थी। यहाँ सिर्फ टूटी फूटी दीवारों के गलियारे, पिलर, झाड़ियाँ और ईंटों के ढेर थे। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, कबीर ने अरमान से कहा। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है कि सब अफवाहें ही थी। अरमान ने भी सहमति जताई। कुछ देर वो दोनों वहीं घूमते रहे। कबीर को पुराने खंडहरों को देखने का बहुत शौक था। शाम अब रात में बदल गई थी। चारों ओर अब अंधेरे का राज था। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई हमें यहाँ। देखो, अंधेरा हो गया। अरमान ने कबीर से कहा। हाँ चलते हैं, कबीर ने जवाब दिया। फिर वो खंडहर से वापस चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अपने से कुछ दूर आग जलती दिखाई दी। आग में से शोले ऊपर की ओर उठ रहे थे। उन दोनों को हैरानी हुई क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वहां कुछ नहीं था।
अरमान ने डर कर कबीर की ओर देखा। वो खुद हैरान था। उसने अरमान को खामोश रहने का इशारा किया और चुपचाप चलने को कहा। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद देखा तो आग फिर उनके पास ही जल रही है। साथ में भेड़ियों के रोने की आवाज भी फिजाओं में गूंजने लगी। माहौल एकदम से डरावना होने लगा। अरमान की तो जैसे डर के मारे जान ही निकली जा रही थी। कबीर की भी सारी बहादुरी भाग गई थी। खैर, थोड़ी हिम्मत रखकर कबीर ने धीरे से कहा कि जितनी भी आयतें आती हैं पढ़ते रहो और चलते रहो। अब उनके कदम तेजी से चलने लगे। उन्होंने दीवारों का एक गलियारा पार किया तो देखा वो आग फिर उनके पास उतनी ही दूरी पर जल रही है। भेड़ियों का रुदान और भी भयानक हो गया है। अब क्या होगा, दोनों के मन में ये सवाल गूंज रहा था। वो आग उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो तेजी से चल रहे थे, लेकिन लगता था रास्ते लंबे हो गए थे। वो थोड़ी दूर चलते और देखते वो आग भी उनके साथ साथ चलती जा रही है। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। चारों तरफ से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें उनके दिमाग से टकरा रही थी। जितना भी आगे जाते वो आग उन्हें अपने से आगे मिलती। वो भाग रहे थे, पसीने में तरबतर हो रहे थे, मगर खंडहर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लगता था जितना आगे जा रहे हैं कोई उतना ही उन्हें पीछे ढकेल रहा है। अब डर से एक झुरझुरी उनके दिमाग को सुन करती जा रही थी। वो भागते भागते एक पत्थर से टकराए और लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। तभी उन्हें एक अजीब सा साया अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो बुरी तरह डर गए। आज तो गए काम से, कबीर ने मन ही मन में सोचा। वो साया उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। उठो! एक कड़क आवाज उनके चारों ओर गूंजी, लेकिन उनमें उठने की कुछ भी ताकत नहीं थी। बस एक डर था जिसने उनके बदन को सुन कर रखा था। उठो जल्दी! यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? जानते नहीं ये जिन्नों का घर है? आदमजात! जिन्नों के घर में? ये शब्द सुनकर कबीर को हैरानी हुई। यानी जिन्न होते हैं? उसने मन ही मन सोचा। अब तो गए काम से। कबीर के होश उड़ रहे थे और अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। खैर, थोड़ी हिम्मत करके कबीर उठा और अरमान को भी उठाया। थोड़ी और हिम्मत करके उसने साये की ओर देखा तो अजीब से कपड़े पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा लबादे में छुपा हुआ था। बस दो शोलों के जैसे लाल आंखों से रोशनी आ रही थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। चलो उठो, ये जिन्नों की दुनिया है। मिट्टी के इंसानों, ये आग वालों की दुनिया है। तुम खुश नसीब हो जो मुझे दिखाई दिए, वरना अब तक जल के मर चुके होते। इतना कहकर वो साया थोड़ी देर ठहरा, फिर आगे बोला। जिन्नों में भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे कम ही होते। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ। अब देर मत करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि किसी और जिन की तुम पर नजर पड़े। इतना सुन के वो दोनों डरते हुए आगे बढ़े और खंडहर से बाहर आए। बाहर आके तेजी से घर की ओर भागे। खंडहर उनसे अब बहुत पीछे रह गया था। खेतों को पार करके गांव में पहुंचकर ही उन्होंने सुकून की सांस ली। आज तो मरवा दिया था तुमने,
वो तो खुदा का शुक्र है, उसने वो आग का देवता भेज दिया था हमें बचाने, वरना पूरी उम्र घर वाले भी नहीं ढूंढ पाते हमें। अरमान बोला, हाँ यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये सब हमारे साथ हुआ है, कबीर ने कहा। और फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी बिहार हाजीपुर की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रचित अपने पापा की पुरानी फाइलों में कुछ ज़रूरी कागजात खोज रहा था, तभी उसके हाथ में कुछ पेपर आए जिन पर खून के छींटे थे। रचित ने हैरानी से उन कागजों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे, फिर भी उसने जब किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने सालों पहले खरीदा था। रचित उन कागजों को लेकर अपनी माँ वीना जी के पास गया और बोला, माँ देखो, मुझे पापा की फाइल में क्या मिला, बंगले के कागज। ये सुनते ही वीना जी ने घबराकर उसके हाथों से उन कागजों को छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा इन्हें हाथ लगाने के लिए? मैं आज इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज तक क्यों हम इस सड़े हुए किराए के मकान में रह रहे हैं। पापा ने अपने जीते जी कभी जिक्र तक नहीं किया इस बंगले का, और अब तुम भी कागज जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। कागजों को देखते हुए वीना जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पोंछकर किसी तरह उन्होंने स्वयं को संभाला और बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए आज मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ ये बंगला है, हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार बहुत बड़ा था। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नज़र में मुझे भा गया। मैंने इसे खरीदने की जिद ठान ली और तेरे पापा ने मेरी इस जिद को पूरा भी कर दिया। हम अक्सर सप्ताह के अंत में वहाँ आते जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ गई जो इसी बंगले की थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। दीवारों में दरारें पड़ गई और उनसे खून रिसने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून के छींटे पड़ने लगे। साथ ही एक भयानक आवाज गूंजी, अगर जान बचानी है तो चले जाओ यहाँ से और फिर यहाँ कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहाँ से निकल गए। पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैं उन कागजों को अपने साथ ले आई। अब लगता है बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। उस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब हम सबसे दूर इस शहर में आ गए।
तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं रह गए थे, इसलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब जानते हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह दिन गुजारे हैं। ये सब सुनकर रचित भी दुखी हो गया। उसने चुपचाप कागजों को फाइल के हवाले किया और दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गया। दफ्तर में भी उसके दिमाग में उस बंगले की बात घूम रही थी। आज उसकी कंपनी के बॉस धर्मित के साथ मीटिंग थी। ना चाहते हुए भी वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल गया। मीटिंग के दौरान धर्मित ने नोटिस कर लिया कि रचित कुछ परेशान है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से एक था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। रचित को याद आया कि धर्मित अक्सर ऐसी शक्तियों के बारे में पढ़ता रहता है और उनके बारे में खोजबीन करता रहता है, इसलिए उसने उन्हें अपनी सारी बात बता दी। रचित की बातों को सुनकर धर्मित बोला, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है। आज शायद वक्त आ गया है कि अपने गुरुजी से जो मैंने सीखा है उसका उपयोग करूं। हम कल ही उस बंगले में चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, रचित घबरा कर बोला। धर्मित ने कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर लूंगा। अब तुम घर जाओ, मैं भी आज छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। घर आकर रचित ने वीना जी को बंगले में जाने की बात बताई। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर रचित को धर्मित पर भरोसा था। अगले दिन तय वक्त पर धर्मित रचित के घर आया। वीना जी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, पर वो बोला, आप घबराइए मत चाची जी, ईश्वर चाहेंगे तो आपका बंगला आपको वापस मिल जाएगा। आप बस बंगले के कागज मुझे दे दीजिए। वीना जी ने कागज लाकर धर्मित को दे दिए। धर्मित ने कागजों को संभालकर अपने बैग में रख लिया और रचित के गले में अभिमंत्रित किया हुआ एक लॉकेट पहना दिया। वैसा ही लॉकेट उसके गले में भी था। चाहे कुछ भी हो जाए रचित, इस लॉकेट को गले से मत निकालना। ये 48 घंटों तक हमें बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा, धर्मित ने बताया। 7 घंटों के लंबे सफर के बाद उन दोनों की गाड़ी बंगले के बाहर खड़ी थी। बंगला पूरी तरह उजाड़ हो गया था। जैसे ही अंदर जाने के लिए उन दोनों ने दरवाज़ा खोला, तेज आंधी शुरू हो गई। फिर भी वो डरे नहीं और एक दूसरे का हाथ थामे बंगले में प्रवेश कर गए। अंदर घूप अंधेरा था, लेकिन धर्मित पूरी तैयारी करके आया था। उसने तुरंत अपने बैग से बड़ी बड़ी मोमबत्तियां निकालकर जला दी। उन मोमबत्तियों से एक खास तरह की खुशबू आ रही थी। अभी वो दोनों कुछ सोचते कि बंगले में किसी के हंसने की आवाज आने लगी। क्या लगता है तुम दोनों को? इन मोमबत्तियों की मदद से तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे? ये असंभव है, असंभव। इसलिए बुझा दो इन्हें और चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर रचित और धर्मित थोड़ा घबराए। रचित कुछ कहना चाहता था, लेकिन धर्मित ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। दोनों हाथ में मोमबत्ती लिए अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्ती के कारण वो शक्तियाँ उनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन उन्हें डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी वो दोनों अपने काम में लगे हुए थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। 24 घंटे बीत चुके थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में भी बस 24 घंटे ही शेष थे। लगता है हम सफल नहीं होंगे।
रचित ने धीरे से धर्मित से कहा और गुस्से में अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटका। उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ थोड़ा अंदर चला गया। ये देखकर धर्मित उसके फंसे हुए पैर को निकालने के लिए झुका तो उसकी नज़र फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह पेंटिंग निकाल तो ली, पर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए। धर्मित ने ध्यान से पेंटिंग को देखना शुरू किया तो पाया उस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड में इस बंगले का राज लिखा हुआ है। धर्मित ने आंखें बंद करके अपने गुरुजी को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने कोड को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे राज उसके सामने स्पष्ट हो गए। किसी जमाने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वो अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को नष्ट करके अपना राज चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस बारे में पता चला तो उसने अपने गुरु से सलाह मशवरा करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु ने वहां मौजूद राख से ये तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके फ्रेम को मंत्र से बांधकर उन तांत्रिकों की बुरी शक्तियों को उसमें कैद कर दिया। साथ ही मुखिया को आदेश देकर आश्रम की जगह ठीक इसी तस्वीर की तरह दिखने वाला बंगला बनवा दिया। धर्मित बोला, पेंटिंग उतार कर फेंकने से इसका फ्रेम टूट गया और वो शक्तियां बाहर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? रचित ने पूछा। धर्मित ध्यान से पेंटिंग के फ्रेम को देखते हुए बोला, हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ी चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ यहीं इसी जंगल में है, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। तुम जाओ और जाकर खोजने की कोशिश करो। तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ, संभल कर जाना। वो शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची है, इसलिए घबराना मत। धर्मित की बात सुनकर रचित पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बुरी शक्तियां भी उसे रोकने के लिए पीछे चल पड़ी। कभी वो उसके आगे गहरे गड्ढों का भ्रम पैदा करती तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती। कभी डरावनी आवाज में उसे वापस जाने के लिए कहती। लेकिन रचित धर्मित की बातों को याद करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसने लगभग पूरा जंगल छान लिया था, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिल पा रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे। अब उस पर निराशा हावी होने लगी थी। उसने मन ही मन ईश्वर को याद किया और मदद की गुहार लगाते हुए फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर की तरफ गई, जो पेड़ों की झुरमुट में छुपा हुआ था। रचित मदद की आशा में उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, आवाज आई, आओ, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। रचित हैरानी से आवाज की दिशा में बढ़ गया तो देखा एक बेहद वृद्ध साधु वहां समाधि में लीन थे। रचित ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने आंखें खोली और आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम आओगे। आओ, चलो मेरे साथ। रचित मंत्र मुग्ध सा उनके साथ चल दिया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले से निकालकर एक कुल्हाड़ी उसे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी,
वो पेड़ वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। साधु बाबा ने रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, ये तुम्हें तुरंत बंगले में पहुंचा देगा। जाओ जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। रचित ने उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके मंत्र का जाप किया। पलक झपकते ही वो बंगले में पहुंच गया। धर्मित ने उसके हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, उन बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को उनके ऊपर फेंककर किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धर्मित अपने काम में लगा हुआ था। अब बस आधा घंटा ही शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और धर्मित ने पेंटिंग को पुराने फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डालकर उसे पूजा स्थल पर रख के वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दी और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्रों के साथ आहुति पड़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में सारी बुरी शक्तियां फ्रेम में कैद हो गई। थोड़ी ही देर में वहां शांति छा गई। ये देखकर रचित प्रसन्न हो गया। उसने खुशी के मारे धर्मित को गले से लगा लिया। तभी उसे स्वयं से अलग करता हुआ धर्मित बोला, अभी एक विशेष काम बाकी है, अपनी खुशी को अभी बचा कर रखो। रचित ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या बचा है सर? तुम्हारी बलि। ये कहकर धर्मित अट्टहास करने लगा और देखते ही देखते रचित को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देखकर सुनकर घबरा सा गया। उसने देखा धर्मित की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा भयानक लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी धर्मित बोला, चलो तुम्हारी बलि देने से पहले मैं तुम्हारी जिज्ञासा दूर कर देता हूँ। मैं उन तांत्रिकों का मुखिया था, लेकिन ये सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियाँ छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यहीं जमीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहाँ आग लगाई गई मैं यहाँ नहीं था, इसलिए संयोग से मैं बच गया। जब मामला ठंडा पड़ने पर मैं उन्हें लेने आया, तब पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सही वक्त का इंतजार करता रहा। एक दिन तुम्हारे माता पिता यहाँ आए और उन्होंने फ्रेम को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को तो दूर कर दिया, लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी सिद्धियों को वापस नहीं पा सका, क्योंकि वो खून के छींटे के रूप में बंगले के कागजों के साथ जा चुके थे। मैंने अपने गुरु की शरण ली, तब उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता था, इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ, मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। इससे पहले कि मैं तुमसे बंगले के बारे में पूछता, तुमने स्वयं ही मुझे उसके बारे में बताकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इन तांत्रिकों की शक्ति भी मेरे वश में आ चुकी है, जो कभी मेरी शक्तियाँ छीनना चाहते थे। बस एक इंसान यानी कि तुम्हारी बलि देते ही मैं असीम शक्तियों का
स्वामी बन जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ पुलिस में जाएगी और तब आप पकड़े जाओगे, रचित ने हिम्मत जुटाकर कहा। धर्मित ने हंसकर कहा, जब तक तुम्हारी माँ को खबर होगी मैं सर्वशक्तिमान बन चुका हूँगा। रचित को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने आंखें बंद करके अपने माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहाँ ना आया होता, पर अब क्या हो सकता है। वो चुपचाप बस अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। धर्मित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राख फेंकनी चाही, तभी आवाज आई, रुक जाओ। धर्मित के साथ साथ रचित ने भी चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो वहां वही साधु बाबा खड़े थे जो जंगल में रचित को मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति से रचित के बंधन को खोल दिए और उसी बंधन में धर्मित को बांध दिया। इसके पश्चात वो बोले, तेरे साथियों की बिखरी हुई शक्तियों को तू ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने उन सब को वापस फ्रेम में कैद कर दिया है तो अब तेरे नष्ट होने की भी घड़ी आ गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। ये कहकर धर्मित अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वो पाखंडी जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। ये देख उसका क्या हाल किया है मैंने। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धर्मित के सामने किसी चलचित्र की तरह धर्मित के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। धर्मित गुस्से से चीखा। साधु बाबा बोले, कुछ भी असंभव नहीं है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। बस सबका अपना वक्त तय होता है। तेरे कपटी गुरु को मारने के लिए जिस शक्ति की जरूरत थी वो आज ही मेरी सिद्धि पूरी होने पर मुझे मिल गई और मैंने तत्काल इस बुराई को मिटा दिया। अब तेरी बारी है। उनकी बात सुनकर रचित की हिम्मत बंधी। वो फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला गया। इससे पहले कि धर्मित कुछ कर पाता, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में मौजूद राख अपनी मुट्ठी से खींच ली और उसे धर्मित पर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धर्मित और बंगले का फोटो फ्रेम धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। बुरी शक्तियों के मिटते ही बंगला सूरज के प्रकाश से जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद दिया और बोले, अब ये बंगला हर तरह की समस्या से मुक्त हो गया। अपने माता पिता को यहाँ ले आओ। अपने पिता के साथ मिलकर फिर से उनका व्यवसाय शुरू करो। धर्मित का लिखा हुआ आत्महत्या पत्र कल उसके दफ्तर में पहुंच जाएगा। तुम जब तक वहां पहुंचोगे वहां मौजूद सभी लोग भूल चुके होंगे कि तुम कभी धर्मित के साथ कहीं गए थे। रचित उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पैरों पर झुका। उसके झुकते ही साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रचित ने अपना बैग उठाया और बंगले में ताला लगाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। वापस जाते हुए वो खुश भी था और दुखी भी। उसे खुशी थी कि उसके पापा की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ ये बंगला अब भूतिया नहीं रहा था, लेकिन दुख भी था कि उसने बिना सोचे समझे धर्मित जैसे धोखेबाज पर भरोसा करके स्वयं को और अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। वापस अपने शहर पहुंचकर जब रचित ने अपने माँ पापा को धर्मित की सच्चाई बताई तो वो हैरान रह गए। वीना जी ने
तुरंत भगवान के आगे माथा टेका कि उन्होंने रचित को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कुछ दिनों के पश्चात रचित अपने माँ पापा को लेकर पुनः उस बंगले में आया, साथ ही अपने पापा का व्यवसाय भी शुरू किया। उसके पापा की मानसिक हालत भी सुधरने लगी थी। साधु बाबा के आशीर्वाद से एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और ये बंगला अपनी रौनक से जगमगाने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तो चलिए, आपसे फिर कुछ दिनों बाद मुलाकात होती है। थैंक यू।